गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम वही मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में समानता का मौलिक अधिकार डिस्कस करने वाले हैं और अनुच्छेद 14 और 15 आज हम पढ़ लेते हैं। चलिए मित्रों, कर लेते हैं अपन बात समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में भाग 3 में याद रखना है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और सही मायने में अगर मौलिक अधिकार हम देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 में जो मौलिक अधिकार है वो देखने को मिलता है हमें समानता का मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार मित्रों? समानता का मौलिक अधिकार। तो समानता क्या होती है, किस तरीके से भारतीय संविधान में समानता को परिभाषित किया गया है और परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उसी के संदर्भ में आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। चलिए कर लेते हैं मित्रों बात। और हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। ठीक, अनुच्छेद 14 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, जो भी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाला कोई व्यक्ति या नागरिक है, उसे विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समानता एक तो है मित्रों विधि के समक्ष समानता, जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ये कैसी प्रकृति का है? नकारात्मक प्रकृति का है, नकारात्मक प्रवृत्ति का, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं। और विधि के समक्ष संरक्षण ये प्रावधान लिया गया है अमेरिका से और इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक प्रवृत्ति है। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब है, देखिए कानून का शासन में अगर हम बात करें तो विधि के समक्ष समानता का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, ये होता है कि जो विधि और कानून है उसके समक्ष ना तो कोई व्यक्ति उससे ऊपर है, ना कोई व्यक्ति उससे नीचे है। यानी कि अगर देखें तो सबसे ऊपर विधि है, कानून है, और कोई भी विधि के सामने व्यक्ति ना तो छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। यहाँ पर ना तो कोई जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, इन सबको एक तरीके से गौण रखते हुए सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। संरक्षण की अगर बात करें, विधि का समान संरक्षण, ठीक है, विधि का समान संरक्षण, अगर समान संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि विधि या हमारा कानून सभी नागरिकों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को जो भारत राज्य के अंतर्गत निवास करता है, उसे किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार, विशेष छूट प्रदान नहीं करता। कहने का मतलब है कि विधि जो है वो सभी का समान रूप से क्या करती है? संरक्षण करती है। यहाँ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो है कानून का शासन। तो कानून के शासन का अर्थ क्या है? देखिए, कानून के शासन का अर्थ है कि कानून क्या होता है? सर्वोच्च होता है और सभी व्यक्ति, चाहे वे शासक हो या फिर शासित हो, कोई व्यक्ति शासन करने वाला हो या फिर कोई शासित व्यक्ति हो, सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है, कानून की शक्ति के अधीन होता है। कहने का मतलब चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कानून का जो शासन है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। शासन करने वाला चाहे देखिए कोई भी हो, वास्तविक शासक कानून है। वास्तविक शासक की बात करें तो वो कौन है? कानून। क्योंकि कानून व्यवस्था ही वो एक बुनियादी एक नियम है जिसके आधार पर समाज को व्यवस्थित किया जाता है। समाज को एक तरीके से व्यवस्थित रखते हुए समाज के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति ना बने, वो एक दूसरे का शोषण ना करें। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत? कानून के अंतर्गत आती है। क्योंकि कानून ही उन सबको, यानी समाज में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के शोषण से उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। तो कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो राजा हो या फिर प्रजा हो, ठीक है, या शासक हो या फिर शासित हो। अतः
कानूनी क्या है, वास्तविक शासक है। तो याद रख लेना कानून के शासन का मतलब, कानून का शासन के मतलब ये है कि कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, ना शासक है ना शासित है। अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो कानून ही अपने आप में एक वास्तविक शासक की भूमिका अदा करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(1). फर्स्ट में अनुच्छेद 14 में हम देख चुके हैं, एक तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये दोनों प्रावधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यक्ति को विधि समान रूप से संरक्षित करेगी और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ से प्रश्न कई बार आता है कि विधि के समक्ष समानता का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है ब्रिटेन से, और विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण ये प्रावधान जो लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 क्लोज 1 की। तो अनुच्छेद 15 क्लोज 1 एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये प्रावधान करता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच या नागरिकों के मध्य ना तो धर्म के आधार पर, ना ही उनके मूल वंश के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब स्त्री या पुरुष के आधार पर, व्यक्ति का जन्म किस जगह हुआ है, भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 15 क्लोज 1 एक तरीके से समानता की स्थापना करने का समाज में प्रयास करता है कि समाज के अंतर्गत रहने वाले लोगों के साथ राज्य किसी भी प्रकार से बचा तो ना तो वो जाति, ना वो धर्म, ना वो मूल वंश, ना ही लिंग और ना ही जन्म स्थान, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो याद रखना अनुच्छेद 51 केवल इतना सा प्रावधान इसके अंतर्गत हैं कि राज्य समाज के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों के साथ जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 15 क्लोज 1। अब अनुच्छेद 15 क्लोज 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रावधान दिया है कि जो 15(1) क्लोज 1 में जो प्रावधान है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, इनके आधार पर अगर देखा जाए तो नागरिकों को तालाब, स्नान घाट, सार्वजनिक भोजनालय आदि के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले देखिए जो स्नान घाट होते थे तो जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनको पनघटों से पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्नान भी नहीं करने दिया जाता था, मंदिरों में पूजा पाठ के लिए उनको प्रवेश से वंचित किया जाता था। तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 52 में प्रावधान कर दिया है कि किसी राज्य के अंतर्गत किसी भी नागरिक द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा या फिर राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जो स्थल हैं, भोजनालय हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, उन पर किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई भी भेदभाव की स्थिति नहीं रहेगी। उनके आधार पर उनको उनके अंतर्गत प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। एक बार दोबारा देख लो अनुच्छेद 50 क्लोज 2 क्या लिखा है, उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर, यानी कि ये जो प्रावधान दे रखे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, इस आधार पर। और आज भी अगर देखा जाए तो समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कई जगह पर आज भी इस प्रकार के भेदभाव की स्थिति बनती हैं, जबकि भारतीय संविधान ये कहता है कि ये जो जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर जो भेदभाव की स्थिति बनती है, ये पूरी तरह से संवैधानिक आधार पर समाप्त की गई है। अनुच्छेद 15 क्लोज 2 के अंतर्गत लिखा है कि उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर किसी भी नागरिक को, ठीक है, भारत देश के किसी भी नागरिक को तालाब हो, चाहे कोई स्नान घाट हो, चाहे कोई सार्वजनिक भोजनालय हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा पाया जाता है तो संवैधानिक दृष्टि से वो लीगली नहीं है, वैध नहीं है। क्योंकि संविधान ये प्रावधान करता है कि देश के अंतर्गत रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति को बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो देश के किसी भी स्थान पर जन्मा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
उसे पब्लिक पैलेस पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 15 क्लोज 2 संविधान का अनुच्छेद ये प्रावधान करता है। चले अगला जो है वो है अनुच्छेद 15 क्लोज 3। इसमें देखिए, राज्य चाहे तो महिला और किसके लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि महिलाओं को कोई विशेष प्रकार की छूट दे सकता है, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रकार के कार्यक्रम चला सकता है, बालकों के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 15 क्लोज 3, महिला व बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अब बात करें अनुच्छेद 15 क्लोज 4, तो देखिए 15 क्लोज 4 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। याद रख लेना, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 15 क्लोज 4 जो अनुच्छेद है वो जोड़ा गया है। और इसके तहत प्रावधान क्या किया गया है, देखिए प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर से देख लें, अनुच्छेद 15 क्लोज 4 को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और ये आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा कोई अन्य वर्ग हैं, उसके लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है। ये लिखा है अनुच्छेद 15 क्लोज 4 में। फिर से एक बार फिर रिपीट कर लें, देखिए किसके तहत जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। और प्रावधान क्या किया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। याद रख लेना, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 15 क्लोज 5 और ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत। कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 93 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो 2005 के अंतर्गत किया गया और इसी के तहत संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 15 क्लोज 5। और अनुच्छेद 15 क्लोज 5 कहता है, ये प्रावधान करता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ गए हैं उनके लिए राज्य चाहे तो शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसकी व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण की। आरक्षण का मतलब नामांकन में भी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें एडमिशन दिया जा सकता है। और ये प्रावधान निजी और सार्वजनिक, चाहे प्राइवेट हो संस्था, चाहे वो सरकारी हो यानी कि गवर्नमेंट हो, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 क्लोज 5 93 अमेंडमेंट, ठीक, 2005 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया 2005 में, उसके तहत 15 क्लोज 5 को संविधान में जोड़ा गया। प्रावधान किया गया कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं उनके लिए चाहे तो राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में चाहे तो सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में, दोनों में ही नामांकन में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी कि आरक्षण की अगर बात आती है शिक्षण संस्थानों में तो वो आती है अनुच्छेद 50 क्लोज 5 से निकलकर, ठीक है। इसका एकमात्र अपवाद कौन सा संस्थान है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। तो जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान हैं, मदरसा, मकतबे, अगर चाहे तो उनमें इस तरीके के कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि जो भी शिक्षण संस्थान सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं तो उनमें सरकारी नियम लागू नहीं होते हैं। संसद ने इसके आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान यानी नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। किसके आधार पर, अनुच्छेद 15 क्लोज 5 के आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया और इसके आधार पर केंद्र में यानी सेंटर में उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए नामांकन में आरक्षण लागू किया गया। तो ये जो 15 क्लोज 5 है इसी के तहत एक अधिनियम लाया गया,
कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस अधिनियम का नाम था नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006। और इसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए नामांकन में आरक्षण को क्या किया है, लागू किया है। अगला है देखिए अनुच्छेद 15 क्लोज 6 जो कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि मोदी सरकार ने 2019 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जो कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन अधिनियम के तहत, कौन से संशोधन अधिनियम के तहत, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके तहत किनको, जो शिक्षा संस्थाओं में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे, यानी कि EWS जो नाम सुनते हो आप, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का क्या किया है, प्रावधान किया है। इसके द्वारा, ये क्या लिखा है, द्वारा शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। तो ये याद रख लेना, अनुच्छेद 15 क्लोज 6 ये जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोदी सरकार ने। तो पहले तो संविधान में केवल इतना सा प्रावधान था कि जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु मोदी सरकार ने देशकाल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 103वां संविधान संशोधन करके संविधान में एक शब्द और जोड़ दिया कि जो वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सवर्ण वर्ग के लोग, उनके लिए भी क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किनमें, शिक्षण संस्थाओं में। तो याद रख लेना, ठीक है। तो अब फिर से एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, समानता का मौलिक अधिकार आपके स्टार्ट होता है कहाँ से, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है, विधि के समक्ष संरक्षण का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। कानून के शासन की अगर बात करें तो कानून के शासन का अर्थ है, कानून क्या है, सर्वोच्च है। सभी व्यक्ति वे चाहे शासक हो या शासित हो, कानून की शक्ति के अधीन होता है। शासन करने वाला चाहे कोई भी हो, वास्तविक शासक कौन होता है, कानून होता है। कानून शासक व शासित दोनों पर समान रूप से क्या होता है, लागू होता है। तो कानूनी वास्तविक क्या है, शासक है। अनुच्छेद 15 क्लोज 1 क्या कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ठीक है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 क्लोज 2 कहता है कि उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर नागरिकों को तालाब, स्नान घाट, सार्वजनिक भोजनालय या फिर कोई भी पब्लिक पैलेस में प्रयोग से या फिर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। 15 क्लोज 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 क्लोज 4 क्या कहता है, और ये जोड़ा गया है, देखो, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि SC और ST तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 क्लोज 5 ये जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत, और इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और ये प्रावधान निजी और सार्वजनिक सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं पर लागू होते हैं। केवल इसका एकमात्र अपवाद है अल्पसंख्यक संस्थान, जैसे मकतबा, मदरसे जैसे होते हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा या फिर किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया जा रहा है, तो वो नियम इन पर लागू नहीं होते हैं। उसके बाद देखो, संसद ने इसके आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, और इसके आधार पर केंद्र में उच्च शिक्षण संस्थाएं थी, उनमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए नामांकन में आरक्षण को लागू कर दिया। तो नामांकन में आरक्षण को लागू करने का प्रावधान है अनुच्छेद 15(5) और 15(6). अनुच्छेद 15 क्लोज 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत, और इसमें प्रावधान ये किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है कि जो
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी क्या कर सकता है, राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना है EWS को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में बात की। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है मित्रों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।